हेलो दोस्तों, मेरा चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद पुष्पा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संविधान की सीरीज़ में मेरा ये अगला वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। यह हमारे संविधान के उद्देश्यों, मूल्यों और आदर्शों को संक्षेप में व्यक्त करती है। आदर्शों, मूल्यों और उद्देश्यों को संक्षेप में व्यक्त करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। हमारा संविधान बनने के लिए जो संविधान सभा बना था, तो उसमें पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और यह जो हमारा जो प्रस्तावना है वह उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना शब्द संविधान का परिचय देता है। केशवानंद भारती केस 1973 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है, लेकिन इसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना शब्द जो है वो संविधान का परिचय देता है। जैसे कि हम कोई भी किताब लेते हैं तो उसमें एक भूमिका होती है। पहले पृष्ठ पर आप देखिएगा तो एक भूमिका होती है, उसके अगले पृष्ठ पर सब उसके अंदर किताब के अंदर में क्या क्या विषय हमें पढ़ना है उसके बारे में लाइन बाय लाइन जानकारी होती है। उसी तरह हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय देती है, संविधान की भूमिका बताती है, संविधान के बारे में बताती है कि आगे हम संविधान में क्या क्या दिया हुआ है। और केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। इससे पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है, लेकिन इसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है? प्रस्तावना में संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। पहले यह विश्वास था कि प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसला दिया और उसमें उन्होंने बताया कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि संविधान का मूल ढांचे में, यानी संविधान का जो मूल ढांचा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए। तो प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये किया गया है, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। वो 3 शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 1942 में संविधान में संशोधन किया गया और उसमें 3 नए शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर ये परीक्षा में पूछी जाती है कि हमारा संविधान में संशोधन कब हुआ, तो इसका उत्तर होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ। और इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक आधारभूत दस्तावेज है और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो संविधान के उद्देश्यों को रेखांकित करती है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और अपने समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक आधारभूत दस्तावेज और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो संविधान के सभी उद्देश्यों को रेखांकित करती है। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है एक आधारभूत दस्तावेज है, और यह हमारे शासन को, हमारे देश को एक मार्गदर्शन देती है कि संविधान में क्या उद्देश्य है। जैसे कि भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। यह हमें संविधान से ही पता चल जाता है, संविधान को प्रस्तावना पढ़ने से ही पता चल जाता है। और ये घोषणा करती है कि सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने के लिए हमारा संविधान प्रतिबद्ध है। यह हमें प्रस्तावना को आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। आइए आगे हम प्रस्तावना को देखते हैं, प्रस्तावना का पाठ करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारी संविधान की पूरी प्रस्तावना। तो इसमें क्या बताया गया है कि हम प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, जो ये हम भारत के लोग से शुरुआत की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता के ऊपर निर्भर है, भारत की जनता में ही निहित है। तो ये हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता, जिसमें कोई बाहरी दबाव ना हो, बाहरी नियंत्रण ना हो। हम आंतरिक और बाहरी रूप से भारत जो है पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि संप्रभु है। समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रस्तावना बताता है कि भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इसमें बोला गया है कि हमारे प्रस्तावना में यह भी है कि हम व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता पर ध्यान दिया गया है और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता यानी कि हमारे लोगों में आपसी भाईचारा हो बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना के मूल तत्व। आइए हम प्रस्तावना का भी जो पाठ किए पढ़ें तो उसके मूल तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तावना भारत के लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता की घोषणा करता है। तो आइए एक एक तत्व के बारे में विस्तार से पढ़ें। सबसे पहले संप्रभुता भारत में प्रस्तावना में निहित है कि भारत एक संप्रभु देश है, अर्थात आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। किसी विदेशी देशों द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। संप्रभुता मतलब है कि हमारा देश भारत जो है वो आंतरिक रूप में और बाहरी रूप में पूरी तरह स्वतंत्र है। हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कोई भी बाहरी देश हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। दूसरा है समाजवाद का अभिप्राय गरीब एवं अमीर के बीच दूरी को कम करना है, पर भारत लोकतांत्रिक समाजवाद पर विश्वास करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। कोशिश किया जाता है कि अमीर और गरीबों के बीच की दूरी को कम किया जाए। अगला है पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि देश में सभी धर्म समान है और सरकार सभी धर्म का समान संरक्षण और सम्मान करेगी। यानी कि हमारा कोई भी एक धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यह स्पष्ट रूप से संविधान में या प्रस्तावना में लिख दिया गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि हमारा कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे और संरक्षण करेंगे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हमारे पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, वो एक मुस्लिम देश है, वहाँ का राष्ट्रीय धर्म मुस्लिम है। जैसे नेपाल, वहाँ का राष्ट्रीय धर्म हिंदू है, हिंदू उसको राष्ट्रीय धर्म बनाया गया। लेकिन हमारे देश जो है भारत, वो एक धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ यानी कि यहाँ का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान माना गया है। इसी को कहते हैं पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। आगे है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है कि सरकार को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदान करके चुनी जाएगी। प्रस्तावना में लोकतंत्र का भी जिक्र किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत में जो भी सरकार बनेगी उसकी जनता ही चुनेगी, यानी जनता मतदान करेगी और मतदान द्वारा
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा अपने सरकार को चुनेगी, अपने सरकार को चुनकर संसद में भेजेगी। आगे है गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ है कि देश का मुखिया कोई वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनी जाएगी। यानी कि गणतंत्र में क्या होता है कि कोई भी वंशानुगत नहीं होगा मुखिया, जैसे कि कोई राजा या राजा का वंशानुगत, जैसे कि मतलब ब्रिटेन में ही ब्रिटेन का उदाहरण लेते हैं। ब्रिटेन में जो है वो गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में क्या बोला जाता है, राजा का शासन चलता है। वहाँ के जो राजा है वही वहाँ के मुखिया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो देश का मुखिया है वो वंशानुगत या राजा ना होकर जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। जैसे कि हमारे देश के मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है एक निश्चित समय के लिए, यानी 5 वर्ष के लिए चुनती है। वही देश गणतंत्र देश कहा जाता है। आगे देखते हैं न्याय। प्रस्तावना में न्याय शब्द भारतीय राज्य प्रस्तावना में न्याय शब्द भारतीय राज्य कि अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारे प्रस्तावना में न्याय शब्द का भी उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में न्याय का अर्थ है कि भारतीय राज्य जो है यानी भारतीय देश अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय माने सामाजिक रूप से कोई छुआछूत, भेदभाव, उच्च नीच नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से भी सभी को समान अवसर मिलेंगे। राजनीति में जैसे मतदान करना, चुनाव में प्रत्याशी बनना इत्यादि के लिए अधिकार देती है। और ये इसमें से कोई भी छीना जाएगा तो उसे न्यायालय में जाने का अधिकार है। इसी को बोलते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि हाँ, भारतीय देश में सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिया गया है। और अगर इनमें से कोई भी छीना जाता है तो वो न्यायालय के शरण में जाकर इसे वापस पा सकता है। आगे है स्वतंत्रता। प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। भारत सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता दी है। क्या स्वतंत्रता है? तो विचार अभिव्यक्त करने के लिए, कहीं भी भाषण देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, अपने अभिव्यक्ति के लिए, मैंने कुछ भी भाषण देने के लिए, विश्वास, कोई भी विश्वास अपना सकता है, कोई भी धर्म या कोई भी पूजा पाठ या उपासना कर सकता है। तो इन सभी को स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित किया गया है, जो कानून की अदालत में लागू करने के योग्य है। हमारे देश में, हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता के बारे में भी बताया गया है कि हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यानी कि जो कोई भी हम विचार रख सकते हैं अपना, हम बोल सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अपना धर्म का पूजा पाठ कर सकते हैं। इन सभी को उसकी स्वतंत्रता हमें दी गई है और इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित किया गया है। यानी इनका हमको एक मौलिक अधिकार दिया गया है कि अगर इससे हमसे छीन लिया जाता है तो हम कानून की अदालत में जाके अपने इन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे है समानता। समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव किए समान अवसरों का प्रावधान करना है। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए तीन आयामों में स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है: नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। तो हमारे प्रस्तावना में समानता के बारे में बताया गया है कि हम भारतीय समाज में सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कोई भी जाति, धर्म, उच्च नीच, अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी को समान माना जाएगा। ये जो समानता है वो 3 आयाम में है: नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। नागरिक समानता मतलब सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को चुनाव में प्रत्याशी बनने का अधिकार है। राजनीतिक समानता में है कि अपने प्रत्याशी को वोट देकर चुनने का। और आर्थिक समानता का है कि
किसी भी नौकरी में, व्यवसाय में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। बंधुत्व, आगे है बंधुत्व। बंधुत्व प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती है। हमारे प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, ताकि लोग आपस में मिलजुल कर रहें और इससे देश मजबूत होता है। आगे देखते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्रीय एकीकरण के मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय दोनों आयामों को समाहित करता है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद, अलगाववाद जैसी राष्ट्रीय एकीकरण की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यहाँ पे बढ़ाओ टाइप हो गया है, इसको पढ़िएगा बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। हमारी भारत के प्रस्तावना में बताया गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर दिया गया है, जिससे कि हमारा क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, अलगाववाद जैसी राष्ट्रीय एकीकरण में जो ये सब जो बाधा है उसे दूर किया जा सके और लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर विश्वास करें। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सर्वोपरि लक्षण को याद दिलाता है। यह एक ऐसी घोषणा है जो भारतीय संविधान के लिए ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करती है। इस तरह ये हमारे भारत की प्रस्तावना का आज का वीडियो समाप्त होती है। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।